नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आप कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी 2024 की 30 जून को आपका एग्जाम होने वाला है और 2 महीने से भी दोस्तों कम समय आपके पास रह गया है और हम भी आपकी दोस्तों इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। एक विशेष सीरीज दोस्तों हमने चलाई है उत्तराखंड एलटी 2024 को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट पार्ट की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड, जो कि 30 नंबर का दोस्तों आएगा। इसमें अभी तक हमने दोस्तों 22 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज है क्लास नंबर 23, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे 21वीं सदी में शिक्षा से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, यानी कि इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। अगर आप दोस्तों हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो हमारे अबाउट सेक्शन में दिया गया है। वहां पर दोस्तों हम एमसीक्यू भी डालते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने स्पेशली मॉक टेस्ट भी आपके लिए डिजाइन किए हैं। स्पेशल दोस्तों नोट्स भी हम डिजाइन कर रहे हैं। आप चाहे तो दोस्तों उनकी ओर भी जा सकते हैं। अपनी तैयारी में दोस्तों किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बार बार ये मौका आता नहीं है। उत्तराखंड एलटी का एग्जाम बार बार नहीं होता है, तो पूरी तरह से दोस्तों तैयारी करें। इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस तो यहाँ पर अपलोड कर ही रहे हैं। इन क्लासेस को दोस्तों हमेशा पूरा देखना, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से नोट्स बनाना और इसको जरूर आपके ये आगे आने वाले सभी एग्जाम में दोस्तों काम आएंगे। ना सिर्फ उत्तराखंड एलटी, आने वाला प्रवक्ता या फिर अन्य भी दोस्तों एग्जाम होंगे जहां पर आपसे शिक्षण अभिरुचि पूछा जाता है, वहां पर दोस्तों आपके जरूर काम आएंगे। तो इसलिए कभी भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है, लेकिन पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है और पूरा ध्यान और मनोयोग से दोस्तों पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। आज हम जानेंगे शिक्षा से संबंधित दोस्तों मुद्दे क्या क्या हैं और यही दोस्तों हमारे लिए चुनौतियां हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करेंगे, जो पहला मुद्दा है दोस्तों वो ये है कि उच्च शिक्षा मूल्य आधारित हो, यानी कि हमारी जो हायर एजुकेशन दोस्तों इट शुड बी वैल्यू बेस्ड। अब देखा होगा कि दोस्तों आपने जो हमारी हायर एजुकेशन है दोस्तों वहाँ पर कहीं भी वैल्यू नहीं सिखाई जाती है। वहाँ पर छात्रों का नैतिक विकास नहीं किया जाता। तो उनका नैतिक विकास करना है, उनके जो उनका चारित्रिक विकास करना, उनका नैतिक विकास करना, ये दोस्तों उच्च शिक्षा में होना चाहिए। जैसे कि राधाकृष्णन आयोग है, राधाकृष्णन आयोग ने भी दोस्तों यहाँ पर अपनी संस्तुति में यही कहा था कि हमें छात्रों को जो हायर एजुकेशन से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि उस समय पे जो राधाकृष्णन आयोग दोस्तों आया था, जिसको कि हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो उनका भी दोस्तों यही मेन एम था कि भैया जो छात्र हैं हायर एजुकेशन में उनको वैल्यूज देना, उनको वैल्यू देना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी लागू करना ये दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। इसके अलावा आने वाले समय का अध्ययन कर रोजगार की मांग के आधार पर शिक्षा दिलाई जाने की व्यवस्था, यानी कि आने वाला जो समय है, अब आने वाले समय में दोस्तों कई सारी चीजें आएंगी, कई सारे फील्ड आपके खुलेंगे जहां पर रोजगार की डिमांड होगी, लेकिन उसके लिए सर्टेन एजुकेशन की आवश्यकता होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन दिलाई जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई आप देख रहे हैं कि इस समय पर जमाना कितना चेंज हो गया है। हम ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग पर आ गए हैं। अब ऑनलाइन टीचिंग को भी सीखने के लिए या ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए भी दोस्तों एक एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो अभी का जमाना ये है, आगे आने वाले जमाने में और भी एडवांस चीजें आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा अभी से व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि बेरोजगारों की संख्या कम हो और रोजगार मिले लोगों को। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था गतिशील और लचीली हो, यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, ये मुद्दा भी है दोस्तों, इसको चुनौती भी है लागू करना, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक का अर्थ ये होता है कि भाई नई नई चीजें, हमारे जो नए नए शोध हो रहे हैं उनको लगातार अपने पाठ्यक्रम में समावेशित करना और शिक्षकों के माध्यम से उसका प्रसार करना, उसको संप्रेषण करना छात्रों में, तो वो चीजें नहीं है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है डायनेमिक नहीं, अभी भी पुराने ढर्रे पे दोस्तों शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है उसमें लगातार इनोवेशन होने की आवश्यकता, हालांकि हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। आप देखें कंपेयर टू, अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो जो सरकारी स्कूल हैं दोस्तों वहां पर अभी वही सिस्टम जो चलता है, जबकि अगर आप पाश्चात्य देशों की बात करें या फिर आप विकसित देशों की बात करें तो वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे वंचित वर्ग के छात्रों हेतु निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था, जो वंचित वर्ग के छात्र हैं लाइक डिप्राइव्ड क्लासेस, उनके लिए प्रोविजन करना फ्री हायर एजुकेशन का, वो दोस्तों यहाँ पर हमारा मुद्दा भी है और इसको लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिक्षण में राष्ट्र एवं समाज हित को समाहित करना, यानी कि जो हमारे टीचिंग है उसमें नेशन एंड सोसाइटी इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, वो जो शिक्षण कार्य है वो राष्ट्र और समाज हित को ध्यान में रख के होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को नैतिकता के उच्च स्तर तक पहुंचाने में सक्षम होनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति के मोरल
को डेवलप करे, उसके हायर लेवल तक उसको पहुंचा सके, उसका नैतिकता का विकास कर सके, ऐसी हमारी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। इसके अलावा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनको भी दोस्तों उपभोक्तावाद, बाजारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त रखना है। आपने देखा होगा कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, खासकर जैसे हम बात करें हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा करप्शन दोस्तों वहाँ पर चल रहा है, बहुत डोनेशन दोस्तों लिया जाता है, चाहे आप बीटेक में एंट्री लेनी है या फिर अगर आपने एमबीबीएस करवाना है, कुछ भी चीज़ें, खासकर मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट संस्थानों की, या इवन दोस्तों जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी इससे अछूते नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा, हायर एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाना है। हायर एजुकेशन हमने देखा होगा कि ज्यादातर वो क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं होती है। आप में से कई लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, बीएससी कर लिया होगा, बीए कर लिया होगा, लेकिन आपको कई सारी चीजें बीए और बीएससी में जो आपने पढ़ी है वो नहीं आती होंगी, क्योंकि आपने केवल परीक्षा पास की है, आपने केवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, आपने कोई शिक्षा अभी उतनी अच्छी नहीं ली है। वो हायर एजुकेशन जो कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो हमारे अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो एक चुनौती है। इसके अलावा उच्च शिक्षित प्रतिभाओं का पलायन रोकना, जो हमारे देश में दोस्तों जो बहुत हाई टैलेंटेड लोग होते हैं, हाई एजुकेटेड टैलेंट होते हैं, जो कि अपने ही भले ही चाहे वो अपने स्वयं से होते हैं या फिर हो सकता है कि समाज के संपर्क में आके, अपने परिवार के संपर्क में आके किसी का भी योगदान हो, तो उनको यहाँ पर रोकना है। क्योंकि जनरली यही बच्चा यही सोचता है कि यार अगर मैं कुछ अच्छा कर लूँगा तो मैं विदेश चले जाऊँगा, क्योंकि हमारे देश में हमारे जो प्रतिभा है उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, या फिर हमारे देश में हमारे लायक नौकरी नहीं है, तो फिर उनको रोकना है ताकि वो दूसरे राष्ट्र में जाके उसका विकास करने की जगह पे अपने राष्ट्र के विकास की ओर को लगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च स्तरीय शोध सामग्री का सृजन करना, यानी कि क्रिएशन ऑफ हाई लेवल रिसर्च मटेरियल। हाई लेवल रिसर्च मटेरियल दोस्तों हमारे पास नहीं है। जो भी बच्चे शोध करने जाते हैं तो उनके पास भी, उनके साथ भी क्या होना चाहिए, उच्च स्तरीय शोध सामग्री का सृजन किया जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो अभी हमारा दोस्तों करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है या जो करिकुलम है, टीचर्स को ट्रेनिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स ही दोस्तों क्या है, एक फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता है, एक गाइड है, जिससे जो ये चीज है संप्रेषित हो रही हैं। तो टीचर्स किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से उनको सिखाएंगे, किस तरह से न्यू एजुकेशन जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से करिकुलम को बच्चों तक पहुंचाएंगे, ये सब के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देनी बहुत आवश्यक होती है। चाहे इसके लिए एससीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे डाइट हो, इन सभी को जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के पाठ्यक्रम की कक्षाएं एक विषय के रूप में प्रतिदिन संचालित करना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि कैरियर काउंसलिंग की मतलब बच्चा आगे जाके क्या करेगा। भाई मैं 12th के बाद में क्या करूं, मैं ग्रेजुएशन में बीएससी लूं या फिर बीए करूं, बीकॉम करूं, या अभी मैं 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लूं। इस तरह की जो काउंसलिंग है दोस्तों कौन कर सकता है, इसमें एक अभिभावक दोस्तों इसमें, और एक तरह से इसमें जो टीचर्स हैं दोस्तों वो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि टीचर्स जानते होते हैं कि किस बच्चे का किस सब्जेक्ट में क्या है और किस क्षेत्र में वो अच्छा करेगा। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि किस क्षेत्र में वो अच्छे हैं, उनको अपने अंदरूनी शक्तियों का एहसास नहीं होता, तो उनको क्या है, वो काउंसलिंग कौन कर सकता है दोस्तों, टीचर कर सकता है। तो इसमें आप टीचर्स, अभिभावक दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, छात्र की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसी कैरियर काउंसलिंग की पाठ्यक्रम की कक्षाएं भी एक विषय के रूप में संचालित की जानी चाहिए, जिसमें हम बच्चे को गाइड करें कि उसको आगे क्या करना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, उनमें ऐसे विषय लाना जिनका छात्र के भावी जीवन में वास्तविक उपयोग हो। करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा, उसमें ऐसे सब्जेक्ट लाने पड़ेंगे जो कि छात्र के आगे जाके जीवन में काम आए। जनरली आपने देखा होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि उसके व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में उपयोगी नहीं है। ठीक, तो ऐसे विषय आपने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि जो कि आगे जाके स्टूडेंट्स के लाइफ में काम आए, जिससे उसको रोजगार मिले। इसके अलावा प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए शिक्षकों को उन बालकों से संपर्क स्थापित करके उनकी सोच में बदलाव करना, यह अपने आप में एक बहुत मुद्दा है, क्योंकि जो टैलेंट है वो पलायन कर जाएगा, लेकिन टीचर्स को उन स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करके उनकी सोच में बदलाव लाना, यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में उत्कर्ष प्रतिफल हेतु गुण और उत्कृष्टता को स्थान देना, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर अगर हम एक बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो जो क्वालिटी एंड एक्सेलेंस है उसको बेटर प्लेस देना, ये हमारा एक मुद्दा है।
तो शिक्षा की चुनौतियां, जैसे मैंने पहले बोला, अभी जितना भी दोस्तों आपने सारी चीजें पढ़े, तो इनको दोस्तों हम 4 मुख्य फील्ड में दोस्तों बांट सकते हैं। एक है शिक्षार्थी, शिक्षक, शैक्षिक अधोसंरचना और परिवेश। यानी कि शिक्षार्थी से संबंधित चुनौतियां, शिक्षक से संबंधित चुनौतियां, हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित चुनौतियां, और एनवायरनमेंट। इन 4 कैटेगरी में दोस्तों आप इन चुनौतियों को डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई 21वीं सदी में शिक्षा की आवश्यकता कैसी होगी, किस तरह की शिक्षा की जरूरत दोस्तों होनी चाहिए। जो भी दोस्तों हमारे मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं दोस्तों, उसके संदर्भ में 21वीं सदी में कैसी शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जीवन पर्यंत शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ना सिर्फ दोस्तों आपके जो बालक है उनके लिए, प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था का भी दोस्तों होना चाहिए, अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इनफॉर्मल पार्ट टाइम शिक्षा की भी दोस्तों व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे आप दूरस्थ शिक्षा की बात करें, इसको भी दोस्तों बहुत विकसित करने की आवश्यकता है। खुले विश्वविद्यालय, जितने ओपन यूनिवर्सिटी खोले जाए उतना अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा पत्राचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें दोस्तों डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंटरनेट का सर्वाधिक उपयोग होने वाला आगे आने वाले समय पे, उस पर दोस्तों बल देना पड़ेगा। इस तरह की कई सारी आपकी प्रशिक्षण और उपयोग की व्यवस्था करनी होगी। विद्यालय में हमारे सबसे ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है। शिक्षकों में बदलाव और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की आवश्यकता है। जो हमने मुद्दे पढ़े उसी के आधार पर आज के जो स्कूल हैं कल के वो अधिगम केंद्र होंगे, ठीक है। तो उनको आपने डेवलप करना है। इसके अलावा जो स्कूल में शिक्षक है उनको सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर बनाने की आवश्यकता है। सीखने सिखाने और अधिगम पर जोर देना। इसके अलावा पूरे स्कूल ही नहीं, पूरे समाज को भी अधिगम समाज के रूप में परिवर्तित करना है, क्योंकि बच्चा जहां भी जाए कुछ ना कुछ सीखता है। तो अधिगम समाज के रूप में परिवर्तित करना है समाज को। इसके अलावा जो शिक्षक और विद्यालय है उसको ना केवल एक विद्यालय या फिर एक टीचर्स की भूमिका निभानी है, उसको एक ज्ञानार्थी, प्रतिपादक, संचारक, संगठक, समन्वयक, प्रवर्तक, समस्या निवारक, सभी तरह की मल्टी डायमेंशनल भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। यानी कि 21st टीचर्स एंड स्कूल शुड प्ले अ मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ नॉलेज सीकर, एक्सपोनेंट, कम्युनिकेटर, ऑर्गेनाइजर्स, कोऑर्डिनेटर, प्रमोटर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। सभी तरह की मल्टी डायमेंशनल भूमिकाएं दोस्तों इनको निभानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी का सहभागिता और सहयोग भी इंपॉर्टेंट है। तो टू ऑब्टेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। इसके अलावा स्कूल को भी अपनी 4 दीवारी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। लचीलापन, सहजता, सजगता, अनौपचारिकता, एक तरह से ये सभी गुणों को अपनाना पड़ेगा। यानी कि फ्लेक्सिबली होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियसटी होनी चाहिए, अलर्टनेस, इनफॉर्मेलिटी, ठीक है। एक तरह से इसको कम्युनिटी स्कूल बनाना पड़ेगा, यानी कि सामुदायिक स्कूल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसको भी समाज को नेतृत्व, निकटता, नवीनता और नवाचार को समर्पित करना होगा। यानी कि जो न्यू आइडिया है, इनोवेशंस है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो बालक है उससे भी अपेक्षाएं होंगी कि वो भी चरित्रवान बने, अनुशासन प्रिय और परिश्रमी बने, ठीक है। उसमें जिज्ञासु, सजग, स्वावलंबी, सृजनशील, कौशल युक्त, आत्मविश्वासी, उदार, मानवीय गरिमा में चेतनाशील व क्रियाशील बनने और एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भारतीय नागरिक बने और अच्छा नागरिक बने। तो ये दोस्तों एक बालक से अपेक्षाएं रहेंगी। हालांकि दोस्तों बड़े बड़े वर्ड है, लेकिन आप इसको सिंपली समझे कि जो बालक है कहीं ना कहीं जो 21वीं सदी है उसमें ना केवल और केवल टीचर्स और विद्यालय को काम करने की आवश्यकता है, तो बालक से भी दोस्तों इस तरह की अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 21वीं सदी में शिक्षा से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।